स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची आप लोगों का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वीकली करंट अफेयर में बेहद स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम टोटल 7 टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये सभी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इस क्लास को करने के बाद यू विल रियलाइज कि आपको काफ़ी कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो है पता चली है। हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है ग्लोबल टेम्परेचर ट्रेंड्स इन 2023। तो हमारे पास जनवरी से लेकर सितंबर 2023 के कुछ टेम्परेचर के ट्रेंड्स का डाटा आया है, जिससे ये पता चलता है कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये कुछ महीने काफ़ी गर्म रहे थे। और जो प्लैनेट के टिपिंग पॉइंट की बात की जा रही है वो हमें बेसिकली एक रीच पॉइंट पर पहुंचता हुआ दिखाई देता है। तो इस डाटा को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे कि इसमें से किन पॉइंट्स को आप अपनी मीन्स आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो। सेकेंड जो टॉपिक होगा 40% अंटार्कटिका आइस शेल्फ्स रिड्यूस। तो अभी एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो अंटार्कटिका की आइस है लगभग वो 40% रिड्यूस हो गई है और इसके पीछे जो रीज़न माना जा रहा है उसको ग्लोबल वार्मिंग माना जा रहा है। यहाँ पर एक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको कवर करेंगे कि अगर अंटार्कटिका का आइस मेल्ट होता है तो सी लेवल राइज होने के अलावा और क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो है यहाँ पर दिखाई देंगे। थर्ड हमारा टॉपिक होगा ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका। तो अगेन अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है कि अंटार्कटिका के ऊपर एक बहुत बड़ा ओजोन होल जो है देखा गया है, रिपोर्ट से ही हमें पता चलता है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ओजोन होल बेसिकली बनता कैसे है और ये सर्टेन मंथ में जो है बेसिकली हमें ओपन होता हुआ दिखाई देता है और सर्टेन मंथ में जाके जो होल है ये रिकवर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ये समझेंगे, साथ ही हम ये देखेंगे कि बेसिकली जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है ओजोन, अगर इसमें डिप्लीशन हो रहा है, एक होल क्रिएट हो रहा है, तो ह्यूमंस के लिए इसके क्या इम्पैक्ट है एंड इंटरनेशनल लेवल पर इसके लिए क्या हमारे पास कोई प्रोटोकॉल या कन्वेंशन है। इन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की जो एक्सप्लेन सीरीज है उसमें ये आर्टिकल कल ही आया था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स को लिबरल किया है, या फिर कह सकते हैं कि उनकी जो रॉयल्टी थी उसको गवर्नमेंट ने वापस से रिवैम्प किया है। इसके पीछे गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट विजन ये है कि स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को लेकर बेसिकली एक इजी पॉलिसी बनाई जाए, एक अकोमोडेटिव जो इकोसिस्टम है वो इन मिनरल्स के लिए बनाया जाए, ताकि भारत जो क्लीन एनर्जी की तरफ एक ट्रांजिशन करना चाहता है उसमें हमें हेल्प मिले। तो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स होते क्या क्या हैं, गवर्नमेंट ने कौन से स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पर यहाँ ज़्यादा फोकस रखा है, इनके एप्लीकेशंस क्या हैं, इस सब पर जो है हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शिफ्टिंग टू मिलेट्स। तो एक केस स्टडी की तरह बेसिकली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट के द्वारा जो इंडस गंगा रीजन है वहाँ पर एक स्टडी की है और ये देखा है कि यदि हम जो वीट है और राइस है इससे मिलेट्स की तरफ शिफ्ट कर जाएं, यानी कि जो खेती है उसमें चावल या गेहूं को न उपजाकर जो मोटे अनाज है यदि उनको कल्टीवेट किया जाए, तो ना सिर्फ इससे ग्राउंड वाटर का रिचार्ज लेवल इम्प्रूव होता है बल्कि जो किसानों की आय है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने के लिए मिलता है। इसको थोड़ा सा समझेंगे। इस केस स्टडी को आप अपनी मीन्स आंसर राइटिंग में एज ए एग्जाम्पल, एज अ केस स्टडी बेसिकली लिख सकते हैं। देन इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बायो हाइड्रोजन। तो आपने ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, इन सब के बारे में, ब्लू हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा होगा। अगर आप इस सीरीज़ को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपने इनको जो है काफ़ी बार इस सीरीज़ में भी पढ़ लिया होगा। एक नया टर्म बेसिकली निकल कर आता है बायो हाइड्रोजन, तो इसको आज समझेंगे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड देन हमारा लास्ट का एक छोटा सा टॉपिक होगा कि जो उड़ीसा चिल्का लेक है वहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो विंटर के पहले ही आ गए हैं। अभी आपको पता है कि इंडिया के अंदर उतना टेम्परेचर जो है कम नहीं हुआ है, दिन में अभी भी काफ़ी गर्मी होती है, लेकिन चिल्का लेक पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो दिखने स्टार्ट हो गए हैं और कहा जा रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो रीज़न है वो शायद क्लाइमेट चेंज है। थोड़ा सा इसको भी जो है एनालाइज करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो आइए वन बाय वन हमारे 7 टॉपिक्स हैं, इनको जो है डिस्कस करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। स्टडी IQ आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान लेकर आया है जिसमें आप अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली एक डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि आप किस एज में हैं, आपको अटेम्प्ट कब देना है, आप कितना टाइम जो है कोचिंग के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, इन सारे फैक्टर्स को समझते हुए, ध्यान से देखते हुए आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि 3 प्लान हम आपको ऑफ़र करते हैं और जो भी आपको सूटेबल हो
आप उस प्लान को जो है बेसिकली ज्वाइन कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। 15 अक्टूबर को हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे मान लीजिए आपने 42 मंथ का जो हमारा प्लेटिनम प्लान है इसको ज्वाइन किया है, तो 42 मंथ तक आपको करंट अफेयर अप टू डेट मिलेगा, आपको क्लासेस का जो है एक्सेस दिया जाएगा, आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका एक साल में सिलेबस खत्म हुआ एंड देन बात खत्म हो गई। नहीं, जब तक आपके प्लान की वैलिडिटी है तब तक आपको जो कंप्लीट सपोर्ट होता है वो स्टडी IQ की तरफ से दिया जाएगा। अब बात आती है इसमें एडमिशन कैसे लेना है, तो आप स्टडी IQ के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं या हमारी एप्लीकेशन पर भी जा सकते हैं और वहाँ पर जो है एडमिशन आप इस बैच में ले सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप यूज़ करेंगे फैकल्टी कोड प्राची लाइव। और इसके अलावा इस बैच से रिलेटेड यदि आप कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं UPSC विद प्राची पर, या फिर प्राची.chaudhary46 ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई डेफिनेटली अगर आप बैच के बारे में कुछ भी, अपने प्रिपरेशन के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पर। आप देखेंगे ये एक आर्टिकल आया था कि बेसिकली 2023 ये एक ऐसा साल था जिसने बहुत सारे जो है बेसिकली रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। और ये वैसे रिकॉर्ड्स नहीं थे जिनको सेलिब्रेट किया जाए, बल्कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक चैलेंज आज दुनिया फेस कर रही है, उसी चैलेंज की रियलिटी को दिखाने वाले जो है ये रिकॉर्ड्स थे। आइए थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम देखें तो जनवरी 1 से लेकर सितंबर 30 तक का डाटा ये कहता है कि जो टेम्परेचर है वो 2016 के कंपेयर में 0.05 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। इसका क्या मतलब है? देखिए 2016 को ऑन रिकॉर्ड्स दुनिया का सबसे गर्म साल माना जाता है, द वार्मेस्ट ईयर ऑफ द, एक्चुअली आप कह सकते हैं ऑफ द रिकॉर्ड्स, राइट, जब से हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जनवरी से लेकर सितंबर तक जो टेम्परेचर था वो 2016 से भी 0.05 डिग्री सेल्सियस था, राइट है। इसका मतलब जो अब तक का सबसे गर्म साल था, इस बार गर्मी उससे भी ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अर्थ अपने एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंच रही है और शायद इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि जो ह्यूमंस की सहन करने की एक कैपेबिलिटी है ये उसको भी जो है पार कर जाएगी। थोड़ा सा और डाटा देखते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि बेसिकली जो टेम्परेचर था, अगर हम प्री इंडस्ट्रियल एवरेज टेम्परेचर के साथ उसको कंपेयर करें तो ये उससे 1.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए पेरिस एग्रीमेंट में दुनिया के सभी नेशंस ने ये एक्सेप्ट किया था कि अगर टेम्परेचर एक सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा पहुंचता है तो हमारी अर्थ पर कुछ ऐसे रिपरकशंस देखने को मिलेंगे जहाँ से वापस लौटना पॉसिबल नहीं होगा। तो एक लिमिट डिसाइड की गई थी कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस के बेस पर कि जो टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियल एवरेज से 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही हमें लिमिट रखना है। लेकिन ऑलरेडी टेम्परेचर का 1.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था, तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल डेफिनेटली है कि हम अपनी 1.5 डिग्री सेल्सियस की लिमिट को ब्रीच कर देंगे एंड दिस इज कंसर्निंग, राइट। तो यहीं पे ये बताया गया है। अगर जून जुलाई अगस्त सितंबर की बात करें तो हमारा जो भी रिकॉर्ड है उसमें ये वार्मेस्ट मंथ जो है माने गए, सबसे ज़्यादा गर्म महीने। जून 2023 के लिए स्पेसिफिकली बताऊं तो पूरे ग्लोबल लेवल पर ये सबसे गर्म एक महीना था और इस पर्टिकुलर मंथ में जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस की लिमिट को ब्रीच कर गया था। करेक्ट है। अगर हम सितंबर की बात करें तो ये भी हॉटेस्ट सितंबर ऑन रिकॉर्ड के नाम से जो है जाना जाता है। यहाँ पे जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर था वो लगभग 16.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था और जो प्री इंडस्ट्रियल रेफरेंस पीरियड था यहाँ पर टेम्परेचर ये उससे ज़्यादा था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो नासा का एक आर्टिकल है और इसमें बताया गया है कि जून 2023 जो था हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड था, है ना। तो नासा के बेसिकली साइंटिफिक एविडेंसेस भी ये बताते हैं कि जून में दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्मी जो है देखी गई थी, राइट। तो इसके अलावा आप देखोगे अगर हम सीजनल हाइलाइट्स की बात करें, यानी कि जो समर का ये एक बेसिकली टाइम हमने देखा है, तो आप देखोगे बेसिकली रिकॉर्ड हाई सी सरफेस टेम्परेचर देखा गया है
और नॉर्थ अटलांटिक की बात कर लीजिए या दुनिया के किसी भी ओशन की बात कर लीजिए, वहाँ पर बेसिकली हाई सी टेम्परेचर जो एनोमलीज है वो रिकॉर्ड की गई थी। साथ में आप देखोगे जो आर्कटिक और अंटार्कटिका है, जिनको वर्ल्ड का रेफ्रिजरेटर माना जाता है, जो कहीं ना कहीं इस प्लैनेट के टेम्परेचर को बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दरअसल वहाँ पर भी आप देखोगे कि जो आइस कवरेज है वो लगातार कम होते जा रही है। अगर आर्कटिक और अंटार्कटिका, जिसको वर्ल्ड के रेफ्रिजरेटर्स माना जाता है, इनमें अगर आइस कम हो रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो ग्लोबल हीट को ये बैलेंस करते हैं वो नहीं कर पाएंगे उतना इफेक्टिवली, एंड इसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर और ज़्यादा हीट वेव्स जो हैं हमें देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा फरवरी 2023 की बात करें तो अंटार्कटिका पर जो सी आइस था वो लोवेस्ट था, यानी कि जो सी आइस था वो काफ़ी हद तक जो है मेल्ट यहाँ पर हो चुका था। तो ये डाटा हमें कहीं ना कहीं इस बात का सबूत देता है कि हम बेसिकली एक बहुत ही डिजास्ट्रस फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, राइट है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमें वॉरफुट लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। जब भी क्लाइमेट चेंज को लेकर कोई क्वेश्चन अगर पेपर में आता है, तो जो भी डाटा आपने यहाँ पे पढ़ा है उसको लिखते हुए अपनी बात को आप साबित कर सकते हैं, एंड देन कुछ सॉल्यूशंस को आप यहाँ पे प्रपोज कर सकते हैं। तो इस तरह के जो आर्टिकल्स होते हैं वो कंटेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं। करेक्ट है। चलिए मूव ऑन करते हैं दूसरे आर्टिकल पर। अगेन मतलब आप मान के चलेंगे कोरिलेट कर सकते हैं पहले वाले टॉपिक के साथ। स्टडी हुई थी एक, और उसमें ये पता चला है कि पिछले 25 सालों में अब जो है अंटार्कटिका पर सबसे कम आइस वॉल्यूम में है, यानी कि मैक्सिमम आइस जो है अंटार्कटिका के इस टाइम पर मेल्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए 1997 से लेकर 2021 का एक डाटा देखा गया था, और अंटार्कटिका में करीब 162 आइस शेल्फ्स हैं, जिसमें से 71 ने जो है बेसिकली एक वॉल्यूम का रिडक्शन एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पे आप देखोगे ओवरऑल इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान 7.5 ट्रिलियन मीट्रिक टन आइस जो है मेल्ट हो गई है। करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक डाटा दिखाता है 1992 से लेकर 2018 का, तो ग्रीनलैंड पर कितना आइस मेल्ट हुआ है ना, कितना रैपिड जो है आपका आइस मास डिक्लाइन हुआ है, और अंटार्कटिका पर कितना जो है बेसिकली डिक्लाइन हुआ है। आप देखोगे एक शार्प रिडक्शन जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये तो 2018 तक का डाटा था। अगर हम बेसिकली अंटार्कटिका के कंटेक्स्ट में बात करें तो आप देखोगे कि 2005 से लेकर 2020 के बीच में अगेन आपको एक शार्प रिडक्शन जो है यहाँ पर दिखाई देता है, जो हमारा बेसिकली आइस मेल्ट हो रहा है। अगर अंटार्कटिका के बारे में बात करें तो जो ये आइस मेल्ट हुआ है, राइट, जो 40% इसका आइस का वॉल्यूम कम हुआ है, इसमें रीजनल डिस्पैरिटी देखी गई है। मतलब वेस्टर्न अंटार्कटिका में रिडक्शन ज़्यादा था अगर हम कंपेयर करें ईस्टर्न अंटार्कटिका के। तो यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली जो आपका वेस्टर्न अंटार्कटिका था, ऑलमोस्ट जो भी आइस शेल्फ्स जो थे जिनमें बेसिकली बर्फ मेल्ट हुआ है वो इस वेस्टर्न साइड थे, जबकि ईस्टर्न वाली साइड को आप स्टेबल बोल सकते हो। ओके, अगर पिछले 25 सालों की बात करें तो बेसिकली 67 मिलियन मीट्रिक टन जो है आइस बेसिकली ओशन में एक्सपोर्ट हो चुकी है मेल्ट वाटर के रूप में। और अगर आप देखोगे करीब 59 ट्रिलियन मीट्रिक टन आइस जो है बेसिकली गेन हुई है। और अगर इसका आप नेट निकालोगे तो बेसिकली इन 25 सालों में 7.5 ट्रिलियन जो मीट्रिक टन आइस है वो लॉस हुई है। करेक्ट है। तो नेट अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे लॉस था। करेक्ट है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आइस लॉस होने में एक बेसिकली यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो आप देखोगे बेसिकली जो आइस शेल्फ का डेट्रॉइट हो रहा है यहाँ पे, इसके पीछे वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर है ओशन टेम्परेचर का बढ़ना। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि 2023 में जो सी सरफेस टेम्परेचर था वो काफ़ी हाई था। अगर ओशंस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी जो आइस है वो मेल्ट होगी ही, वन ऑफ द रीज़न। इसके अलावा आप देखोगे जो बेसिकली वेस्टर्न साइड जहाँ पे ज़्यादा आइस का लॉस देखा गया है, वहाँ पे वार्म वाटर का इम्पैक्ट ज़्यादा था।
और ईस्टर्न साइड जहाँ पे बेसिकली लॉस कम था वहाँ पे कोल्ड वाटर का इम्पैक्ट था। यानी कि सीधी सी बात है, अगर आइस वार्म वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो मेल्ट तो होगी ही, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। तो बेसिकली देखा जाए तो इस वार्मिंग के पीछे कहीं ना कहीं फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पॉल्यूशन की वजह से ग्लेशियर्स का जो एल्बिडो कम होना है, ये सारे जो है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर इस वाले टॉपिक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाली है वो ये है कि यदि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो बेसिकली इसका इफेक्ट आपको क्या दिखाई देगा। तो इसके बारे में एक चीज़ समझिएगा। बेसिकली जो हमारे अंटार्कटिक और आर्कटिक है, राइट है, मैंने अभी बताया ये टेम्परेचर को मेंटेन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। करेक्ट है। बेसिकली अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से, अगर एक रफ सा आप वर्ल्ड मैप जो है ड्रॉ करने की कोशिश करो तो आपको बेसिकली ये पता चलेगा कि जो आपके बेसिकली पोल्स हैं, करेक्ट है, यहाँ पर आपको जो है एक तरीके से जो ठंडा मौसम है वो देखने के लिए मिलता है, राइट है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो आपका इक्वेटर है यहाँ पर बेसिकली जो आपको एक टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है ना, वो आपको कैसा देखने के लिए मिलता है, वो आपको वार्म टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है। करेक्ट है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो आपका गर्म एरिया है, यहाँ से जो हीट है, जो सरप्लस हीट है, वो बेसिकली क्या है, पोल्स की तरफ जाती है। और जो बेसिकली आपका आप देखेंगे एक तरीके से जो आपके पोल्स है वहाँ से जो आपकी कोल्ड है वो बेसिकली इक्वेटर की तरफ आती है। मैंने जो अभी भी बोला शायद आपको समझ में ना आया, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपको पता है कि जो ये वाला एरिया आप देख पा रहे हो बेसिकली ये सबसे ज़्यादा गर्म एक एरिया बेसिकली माना जाता है। करेक्ट है। ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे हो आपका इक्वेटर एंड देन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। करेक्ट है। यहाँ से जो है आप देखोगे जो वार्म ओशन के करंट्स हैं वो चलते हैं और बेसिकली ऐसा लगता है कि वो पोल वॉर्स जो है बेसिकली मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे बात कर लीजिए आपके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की, गल्फ स्ट्रीम की, एक गर्म जल की धारा है, वो इक्वेटर से बेसिकली पोल की तरफ चलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे ऊपर से जो है ठंडे जल की धाराएं जो है पोल से इक्वेटर की तरफ चलते हुए आपको दिखाई देती है। ठीक है। देखो होता क्या है, जो आपका बेसिकली ये कोल्ड वाटर है ये सिंक होता है। ठीक है। कोल्ड वाटर आपका डेंस होता है और ये सिंक होता है। करेक्ट है। वार्म वाटर जो है बेसिकली आपका लाइट होता है, ये ऊपर रहता है। गर्म जल की धाराएं आपको सरफेस पर बेसिकली इधर चलते हुए दिखाई देंगी पोल की तरफ। पोल से यही जो है सिंक होकर ठंडा पानी जो है आपका इक्वेटर की तरफ चलता आएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ पा रहे होंगे कि आपको एक सर्कुलेशन जो है यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है। एक सर्कुलेशन दिखाई देता है और इस सर्कुलेशन की वजह से पूरे ही इस प्लैनेट पर जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर जो है बेसिकली होते रहता है। करेक्ट है। हीट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होते रहता है, यानी कि हमारा जो अर्थ है जहाँ पर ये हीट सरप्लस में है और जहाँ पर हीट डेफिसिट में है उसके बीच में एक बैलेंस को जो है मेंटेन करके रखती है और उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ओशनिक करंट। राइट है। और ओशनिक करंट क्यों चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है ठंडा पानी जो है इस ग्लेशियर से मेल्ट होकर एक सप्लाई हमें मिलती रहती है। लेकिन मान लीजिए सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए, राइट है, जो यहाँ पर जो आपके जो बेसिकली आइस है वो बहुत ही ज़्यादा जो है मेल्ट होना शुरू हो जाए, बहुत रैपिडली मेल्ट होना शुरू हो जाए, तो जो फ्रेश वाटर की सप्लाई है, जो कोल्ड वाटर की सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और इस वजह से ये जो ओशनिक करंट का सर्कुलेशन है बेसिकली ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा और इसकी वजह से क्लाइमेटिक पे या आप कह सकते हैं पूरे के पूरे ग्लोबल क्लाइमेट पर, हमारे एग्रीकल्चर पर, ओशन सर्कुलेशन पर, और यहाँ तक कि बेसिकली जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं और उन कॉन्टिनेंट्स में इन ओशनिक करंट की वजह से जो स्पेसिफिक क्लाइमेट मिलता है उस सब पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। मेरे हिसाब से मोटा मोटा आपको ये समझ में आ गया होगा।
तो बेसिकली ये एक वन ऑफ द रीज़न है जो आपको मेल्टिंग ग्लेशियर्स के लिए वरी करता है, राइट है। इसके अलावा आप देखोगे जब बेसिकली आपके सी लेवल राइज होते हैं, अगर आइस आपका मेल्ट हो रहा है तो सी लेवल राइज हो जाएगा, तो कोस्टल इरोजन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और कोस्टल इरोजन होने के बाद जो स्टॉर्म्स वगैरह हैं वो एलिवेट होते हैं और ज़्यादा एग्रीवेट होते हैं, ठीक है जी। तो हरिकेन, टाइफूस ये भी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, करेक्ट है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो आपका ओशियन सर्कुलेशन है वो यहाँ पे डिस्टर्ब होता है, जिसको बेसिकली हम ओशियन कन्वेयर बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। ये इस वाले टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अगर समझ में आया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया प्लीज़ इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एक लार्ज ओजोन होल जो है हमें अंटार्कटिका के ऊपर मिला है। अंटार्कटिका वाज इन वेरी न्यूज़, राइट। चलिए तो इस तरीके से जो आप ये देख पा रहे हो, इस तरीके से हमने ये देखा है कि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो गया है। अब ये ओजोन लेयर क्या होता है? देखिए अगर हम बात करें जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग लेयर्स के में हमने जो है डिवाइड किया हुआ है। सबसे नीचे जो है बेसिकली आपको क्या है ट्रोपोस्फेयर देखने के लिए मिल जाता है, एंड ट्रोपोस्फेयर के बाद बेसिकली यहाँ पर आपको स्ट्रेटोस्फेयर देखने के लिए मिल जाता है। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें बेसिकली ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल वाला आपको एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, और ये जो 3 बेसिकली O3 है ये आपका ओजोन कहलाता है। ये ओजोन जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में बेसिकली यहाँ पर काम करता है, और सन से आने वाले जो बेसिकली यूवी रेज होते हैं, मैक्सिमम यूवी रेज से जो है बेसिकली ये क्या है बेसिकली अर्थ को आप कह सकते हैं प्रोटेक्ट करके रखता है। मैक्सिमम यूवी रेस को या तो एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट बैक कर लेता है। इसीलिए ये जो ओजोन है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर भी इस ओजोन का जो कंसंट्रेशन है ना, वो आपका 200 डेप्सन यूनिट से कम हो जाता है, 200 डेप्सन यूनिट या उससे कम हो जाता है, तो माना जाता है वहाँ पे ओजोन का डिप्लीशन हो गया है, यानी कि इस O3 का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गया है। तो जब इसका कंसंट्रेशन एक लेवल तक कम हो जाता है फिर ये जो यूवी रेज है उनसे हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ह्यूमंस की हेल्थ पर सीवियर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आपको पता होगा आइस में एलर्जी होना, स्किन में एलर्जी होना, यहाँ तक कि स्किन का कैंसर, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं यूवी रेज के साथ एक डायरेक्ट अगर इंट्रैक्शन होता है तो ह्यूमंस को हो सकते हैं। इसीलिए ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट है। और अब अगर अंटार्कटिका पर इस तरह का एक होल दिखाई दिया है तो वो एक कंसर्निंग बात है। यहाँ पर देखिए सैटेलाइट्स के थ्रू जो है हमने इस चीज़ को डिटेक्ट किया है कि लगभग 26 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जितना, यानी कि ब्राज़ील का जो साइज़ है ना उसका 3 गुना जितना एक होल जो है हमें अंटार्कटिका के ऊपर देखने को मिला है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो कोपर्निकस बेसिकली सेनिटल 5P सैटेलाइट है उसके द्वारा ये फिनोमिना सितंबर 16 को रिकॉर्ड किया गया था, करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे 220 डेप्सन यूनिट या उससे अगर कम कंसंट्रेशन ओजोन का हो जाता है तो बेसिकली हम इसको जो है एक ओजोन होल के रूप में जानते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हर साल ही ओजोन में जो है अंटार्कटिका के ऊपर आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। दरअसल अगस्त में जो है इस होल की ओपनिंग हो जाती है और नवंबर और दिसंबर में क्लोज हो जाता है। ऐसा क्यों? देखो अगस्त और अगर सितंबर की बात करें तो अंटार्कटिका बस टाइम पे स्प्रिंग चल रहा होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है, तो यहाँ पे ना बेसिकली आपको पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हुए दिखाई देते हैं। ये जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं ये एक ऐसा बेस प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पर वो केमिकल रिएक्शन हो पाता है जिसकी वजह से ओजोन का डिप्लीशन होता है। अगर आप देखोगे बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर ये क्लाउड्स बनते हैं, और यहाँ पर ये इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। जितनी ऊंचाई पर ये क्लाउड्स बनते हैं वहाँ पे टेम्परेचर जो है -80 डिग्री सेल्सियस भी पहुँच चुका होता है। अब 2 तरीके से ये जो है ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पहला, ये एक ऐसा सरफेस देते हैं
जहाँ पर बेसिकली जो क्लोरीन है वो फ्री हो जाती है, रिएक्टिव बन जाती है, और क्लोरीन को बेसिकली एक ओजोन डिस्ट्रक्टिव एजेंट के रूप में जाना जाता है। दूसरा, ये जो क्लाउड होते हैं ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को रिमूव कर देते हैं, जबकि नाइट्रोजन के जो कंपाउंड हैं ये क्लोरीन के इम्पैक्ट को मॉडरेट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो हेल्प कर रहा है उसको भी ख़त्म कर दिया, और जो डिस्ट्रक्ट करने वाला एक एलिमेंट है उसको एग्रीवेट कर दिया। इसीलिए पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है अगस्त सितंबर में ओजोन होल को वाइटन करने में मदद करते हैं, एंड उसके बाद जब ये बेसिकली स्प्रिंग वाला जो मौसम में चला जाता है तो वापस से जो ओजोन है वो अपने आप को रिकवर करना स्टार्ट कर देती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेसिकली ह्यूमन इंड्यूस्ड बेसिकली जो ओजोन होल है ये बेसिकली हमें देखने को मिलता है। देखेंगे तो 1970 से हमें ये पता चल गया था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में बनाई जाती है, इसकी वजह से क्लोरीन रिलीज होता है और वो ओजोन को जो है डिप्लीट करता है। इसीलिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो है इस्टेब्लिश किया गया था, और जो ये कहता है कि उन सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को हमें धीरे धीरे फीज आउट करना है जो ओजोन डिप्लीशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। करेक्ट है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम याद रखिएगा, CFC याद रखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अच्छा, यहाँ पे एक और टॉपिक बेसिकली इसी सेम टॉपिक के अंदर एक और चीज़ आप देखेंगे कि अब ये भी कहा जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका भी एक इम्पैक्ट जो है हमें ओजोन होल पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली ओजोन डिप्लीशन होता हो ऐसे एविडेंसेस अभी तक हमें नहीं मिले हैं, लेकिन माना जा रहा है कि बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जो राइजिंग टेम्परेचर है वो मे बी इस ओजोन होल को क्या है इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है जी, तो जैसे ये देखा गया था कि 2020 में जो बेसिकली बहुत ज़्यादा वाइल्ड फायर्स देखे गए थे, इनकी वजह से भी ओजोन डिप्लीशन जो है एग्रीवेट हुआ था। करेक्ट है, इस साल का ओजोन होल क्यों इतना ज़्यादा वाइडन दिखाई दे रहा है, तो माना जा रहा है कि जो बेसिकली होंगा टोंगा के अंदर एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था दिसंबर 22 और जनवरी 2023 में, उसकी वजह से जो वाटर वेपर है वो स्ट्रेटोस्फीयर में रिलीज हुआ है, और इसकी वजह से जो है केमिकल रिएक्शन हुआ है जिससे ब्रोमीन और आपका आयोडीन जो कि अगेन आपके ओजोन डिस्ट्रक्टिव एजेंट माने जाते हैं, ये रिलीज हुए हैं, और इन्होंने जो है फिर ओजोन को डिप्लीट किया है। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मूव ऑन करते हैं बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉ में जो है थोड़ा सा चेंज किया गया है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जो है बेसिकली एक पुश करना चाहते हैं ताकि हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो भी ग्रीन हो और साथ में हम एक क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ भी मूव कर सकें। तो सबसे पहले तो ये जो स्ट्रैटेजिक मिनरल्स होते हैं इनकी बात करते हैं। तो अगर आप देखोगे जैसे जैसे दुनिया मोर क्लीन एनर्जी और मोर क्लीन ट्रांसपोर्ट सेक्टर की तरफ मूव कर रही है तो इन स्ट्रैटेजिक मिनरल्स की डिमांड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आप देखो एक कन्वेंशनल कार के अंदर जो आपके मिनरल्स यूज होते हैं वो इतना है और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर मिनरल्स का जो यूज होना है वो इतना ज़्यादा है। सिमिलरली अगर आप पावर जनरेशन सोर्सेज की बात करें, नेचुरल गैस, कोर, न्यूक्लियर, सोलर फोटोवोल्टिक, आपके ऑन शोर विंड और आपके ऑफ शोर विंड, जितना आप ऊपर चलते जाएंगे, जितना ग्रीन आप एनर्जी की बात करें, मिनरल्स की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। दैट मीन्स अगर कोई भी इकोनॉमी क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करना चाहती है तो ये स्ट्रैटेजिक मिनरल्स मस्ट हैव हैं, राइट है। इसीलिए सरकार ने यहाँ पे क्या है एक पॉलिसी में अपनी चेंज किया है। तो अगर आप देखोगे जो लिथियम है, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, ग्रेफाइट है ना, ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए। इनकी लॉन्गिटिविटी होती है, साथ में इनका जो एनर्जी डेंसिटी होता है वो भी ज़्यादा होता है, यानी कि लेस इनपुट से ही आपको मोर एनर्जी यहाँ पर मिलती है। साथ में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं जिनको REE भी बोलते हैं, ये भी बेसिकली मैग्नेट्स वगैरह में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इन मैग्नेट्स को फिर आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मोटर्स में या फिर आपके जो विंड टर्बाइंस होते हैं। साथ में इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क की बात करें तो कॉपर, एल्युमिनियम ये आपको काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है। जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, कॉपर उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो इसीलिए आपको समझ में आया होगा कि क्यों ये जो बेसिकली आपके बेसिकली जो स्ट्रैटेजिक मिनरल्स है इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले गवर्नमेंट ने माइनिंग
जो बेसिकली लीज पे दी जाती है उसके नॉर्म्स को भी इजी किया था। और अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसके कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने फिर से कुछ चेंज किए हैं। अगर बात करें तो जैसे लिथियम वगैरह पे भारत हिस्टोरिकली इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता था, बट कुछ टाइम पहले जम्मू कश्मीर में हमें लिथियम के रिजर्व्स पता चले हैं। साथ में राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी कुछ डोमेस्टिक सोर्सेज हैं जिनको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने की तरफ गवर्नमेंट जो है काम कर रही है। करेक्ट है। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जो बेसिकली आपका मिनरल्स एंड माइंस है ना, डेवलपमेंट वाला जो एक्ट है उसमें कुछ चेंजेस करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इन मिनरल्स पर रॉयल्टी को कम किया है, ठीक है, ताकि इनको जो है बेसिकली चीप तरीके से मार्केट में अवेलेबल कराया जा सके। करेक्ट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो एक स्टडी हुई है, दरअसल वो आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, येले स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट, उन्होंने स्टडी में ये बताया कि भाई हमने ना 3 स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे 124 डिस्ट्रिक्ट को एनालाइज किया था। और हमारा मानना ये है कि अगर हम जो चावल और गेहूँ हैं उनसे अगर हम मिलेट्स पर शिफ्ट कर जाते हैं, एग्रीकल्चर के सेक्टर की बात करें, तो बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड वाटर की हेल्थ में सुधार देखने को मिलेगा। जो किसान है उनकी इनकम में इजाफा होगा और जो आपका कैलोरी प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी बेहतर यहाँ पर हो जाएगा। यही वाला एरिया क्यों लिया गया? देखो ये आपका बेसिकली इंडस गंगा प्लेन है। इंडस गंगा प्लेन की बात करें तो इंडिया के टोटल फूड प्रोडक्शन में ये 30% का जो है कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर डिप्लेशन के लिए जाने जाने वाले एरिया भी है। मतलब फूड प्रोडक्शन यहाँ पे जो व्हीट और शुगर केन और पेडी का होता है उसके इरिगेशन के लिए बहुत हेवली डिपेंडेंट है ये पूरा ही एरिया आपके ग्राउंड वाटर पर। तो यहाँ पर देखो बेसिकली जो स्टडी हुई है उसमें ये कहा गया है कि जो खारिफ का सीजन है जिसमें आप राइस को बेसिकली ज़्यादातर कल्टीवेट करते हैं, उसके बजाय आपको शिफ्ट कर लेना चाहिए पॉल मिलेट, बाजरा और सोरगम पर। और जो राबी का सीज़न होता है जहाँ पर हम बेसिकली वीट पर ज़्यादा बेसिकली फोकस करते हैं, उसमें हमें सोरगम यानी कि ज्वार पर जो है शिफ्ट कर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ बेनिफिट्स होंगे। क्या बेनिफिट होंगे? वाटर कंजप्शन में कम से कम 32% का रिडक्शन देखने के लिए मिलेगा। फार्मर्स का प्रॉफिट 140% तक इंक्रीज हो सकता है। हमें फार्मर्स को अवेयर करने की ज़रूरत है कि आप जिन ट्रेडिशनल क्रॉप्स पर अभी डिपेंड हैं, अगर उनसे अलावा भी आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो यू विल गेट बेनिफिटेड, राइट। इसके अलावा आप देखोगे कैलोरी प्रोडक्शन में भी 39% का जो है इजाफा देखने के लिए मिलेगा। इट्स अ विन विन सिचुएशन, राइट। तो यही यहाँ पे जो है बताया गया है। अगर आप देखोगे जो आपके बेसिकली सीरियल क्रॉप्स होते हैं, राइस, व्हीट, मेज़, बाजरा, सोरगम, बार्ले, इन पे ज़्यादा फोकस किया गया था क्योंकि अगर आप देखोगे जो 52% टोटल क्रॉप एरिया है और जो सिग्निफिकेंटली वाटर कंजप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसमें व्हीट और पैडी ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं को जो है बेसिकली शिफ्ट करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। अब देखो कुछ बेसिकली कंपैरिजन यहाँ पे किए गए। ये देखा गया कि अगर हम मान लीजिए पैडी और व्हीट की ही कल्टीवेशन को कंटिन्यू करें बट ड्रिप इरिगेशन का यूज़ कर लें तो तब क्या हम ग्राउंड वाटर को नहीं बचा लेंगे? तो देखिए यहाँ पे ये बताया गया, अगर आप सेम क्रॉप को ड्रिप इरिगेशन के साथ लेकर चलते हो तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज आपका 34% से यहाँ पे जो एक फ़ायदा देखने को मिलता है। और अगर आप देखोगे अगर आप क्रॉप्स में भी चेंज कर देते हो तो आपको जो है ग्राउंड वाटर का रिचार्ज 41% पर देखने के लिए मिलता है। हालांकि बेसिकली जो ड्रिप इरिगेशन मेथड है उसकी वजह से कैलोरी प्रोडक्शन में तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, फार्मर्स के प्रॉफिट में भी इंक्रीज नहीं हो रहा है और कंज्यूमर को जो मोर न्यूट्रिशियस रिच क्रॉप्स मिलेंगे मोटे अनाज के रूप में वो भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए शिफ्टिंग ऑफ द क्रॉप्स इज़ वेरी मैंडेटरी। लेकिन सोचिए अगर हम ड्रिप इरिगेशन को और क्रॉप्स के शिफ्ट को एक साथ लेकर चलें तो क्या होगा? तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रेटेस्ट इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी ग्राउंड वाटर रिचार्ज में और ग्राउंड वाटर का जो डिप्लीशन है वो 78% तक वापस से एक तरीके से रिकवर यहाँ पर हो सकता है। जो रिड्यूस हुआ था ना वो वापस से क्या है यहाँ पे रिकवर हो सकता है। ठीक है जी,
चलिए, तो ये काफ़ी आप कह सकते हैं मज़ेदार सी स्टडी हुई है और एक्चुअली में हमें इस तरह की स्टडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने किसानों को वेल इन्फॉर्म्ड जो है चॉइसेस दे सकें। करेक्ट है? चलिए, मूव ऑन करते हैं अनदर टॉपिक पे। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से समझिएगा। तो बायो हाइड्रोजन बेसिकली न्यूज़ में था। देखो, अभी अगर हम हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस सबसे ज़्यादा नाम देखने को मिलता है, जिसमें जो H2O है उसको स्प्लिट किया जाता है और बेसिकली उससे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपको जो है मिल जाता है। लेकिन बेसिकली अब वो जो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है उसमें किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हो, ट्रेडिशनल जो आपके थर्मल पावर प्लांट वाली इलेक्ट्रिसिटी या फिर आप विंड पावर सोल पावर वाली ग्रीन एनर्जी यूज़ कर रहे हो, इस पर डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन ग्रीन है या फिर ब्लू या ग्रे है। तो अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में इस टाइम पर जितना भी हम हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर रहे हैं या यूजेस कर रहे हैं उसमें से ओनली 1% ही ग्रीन है। तो आज के टाइम पे हमें हाइड्रोजन के प्रोडक्शन पे नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन पे जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना ये है कि अगर हमें नेट ज़ीरो एमिशन पर पहुँचना है तो कम से कम ग्रीन हाइड्रोजन में 100% ग्रोथ जो है करनी पड़ेगी। अब ये हाइड्रोजन इतना अट्रैक्टिव क्यों है, क्यों ये नेट जीरो एमिशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहली बात तो इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो गैसोलीन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि बेसिकली आपको पर यूनिट पेट्रोल से जितना एक हीट मिलता है, जितना एक एनर्जी मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा आपको पर यूनिट हाइड्रोजन से मिलता है। दूसरा, हार्मफुल एमिशन नहीं होता जब आप इसको बर्न करते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि डायटोमिक बेसिकली जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के उससे मिलकर बनता है। हाइड्रोजन मतलब H2, राइट है। तो यहाँ पर आप देखोगे चाहे आपका वाटर हो, बायोमास हो या हाइड्रोकार्बन्स हो, इन सब से ही आप जो है हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ये एबिडेंटली जो है अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल या कोयले की तरह खत्म हो जाएंगे। ओके, दिस इज वेरी सिंपल, इतना तो आपको भी पता था। नाउ व्हाट इज न्यू, क्या इंपॉर्टेंट है और नया है, ये है बायोगैस रिफॉर्मिंग। ये न्यूज़ में था। देखो, बायोगैस रिफॉर्मिंग क्या कहता है, आप पहले बायोगैस को प्रोड्यूस कीजिए, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो आपके क्रॉप रेसिड्यू होते हैं या जो आपके फूड स्क्रैप्स होते हैं, उनको बेसिकली ऑक्सीजन की बेसिकली अनुपस्थिति में, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसका जो एनारोबिक डाइजेशन होता है वो कीजिए। ऑर्गेनिक मैटर लिया, उसका एनारोबिक डाइजेशन किया, तो यहाँ से आपका क्या है, बायोगैस निकल कर आएगा। करेक्ट है, बायोगैस जिसमें मीथेन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देन इस बायोगैस का आपने क्या करना है, बेसिकली रिफॉर्म करना है इसको। एक रिफॉर्म रिएक्टर होगा, उसमें लेके जाना है। इस रिफॉर्म रिएक्टर से या तो आपका सिन गैस बन जाएगा जिसमें हाइड्रोजन काफ़ी होता है, या फिर आपका बायो हाइड्रोजन ही डायरेक्टली बन जाएगा। अब इस सिन गैस से फर्दर आप हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका बायो हाइड्रोजन बन ही गया है। मतलब कि आपने ग्रीन तरीके से, ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी में जो है कन्वर्ट यहाँ पे कर लिया है। जो आपके क्रॉप रेसिड्यू थे, जो आपके फूड स्क्रैप्स थे, उनसे आपने क्या है, एक बायोगैस बनाया और बायोगैस से आपने बायो हाइड्रोजन बना लिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है आने वाले टाइम में हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को लेकर, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो और वेस्ट टू एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी पूरा हो रहा है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, भारत सरकार कौन से हाइड्रोजन को ग्रीन मानती है, व्हाट इज द क्राइटेरिया? तो अगर आप देखोगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उन्होंने अगस्त 2023 में जो है ग्रीन हाइड्रोजन का डेफिनेशन दिया था। आपको पता होना चाहिए कि भारत का अपना जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन प्लान जो है बेसिकली प्रोजेक्ट है, राइट है। अब यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट कहती है कि वेल से लेकर गेट तक जब आप हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर रहे हो तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो बेसिकली पर केजी हाइड्रोजन बनाने में 2 kg जो है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉट एक्सीडिंग 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर केजी हाइड्रोजन। करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन के कंट्रास्ट में देखें तो जो आपका बेसिकली एक ग्रे हाइड्रोजन होता है उसमें पर केजी हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में आपका 10 kg कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जो है एमिट होता है, इसीलिए वो ग्रे है। करेक्ट है। तो ये डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा,
ठीक है। इसके अलावा कौन ये बेसिकली एक्रीडेट करेगा कि कितना कार्बन एमिशन हुआ है, इज इट अ ग्रीन हाइड्रोजन और अ ग्रे हाइड्रोजन? तो इसके लिए एक नोडल एजेंसी जो है हमारे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE को जो है बना दिया गया है। करेक्ट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। इन दोनों को जो है ध्यान से देखिएगा। स्लाइड को जो है PDF के फॉर्म में मैं अपने टेलीग्राम चैनल UPSC विद प्राची पर अपलोड कर दूंगी। करेक्ट है। चलिए, तो आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, वेरी इजी वन। जो हमारा चिल्का लेक है वो फेमस इसलिए है कि बहुत सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं हिमालय और उसके पार जो बेसिकली काफ़ी कोल्ड एरिया है वहाँ से माइग्रेट कर कर जो है विंटर के टाइम पर इंडिया में आ जाते हैं, क्योंकि विंटर वहाँ पे बहुत हार्श होते हैं, इंडिया में मॉडरेट होते हैं कंपैरेटिवली। तो ये बेसिकली विंटर का टाइम आप कह सकते हैं बताने के लिए भारत के अंदर उड़ीसा में जो चिल्का लेक है वहाँ पे माइग्रेट कर कर आ जाते हैं और समर के स्टार्ट होने से पहले ये वापस अपने होमलैंड चले जाते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो इंडिया में भी विंटर स्टार्ट भी नहीं हुए और बहुत ज़्यादा जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो चिल्का लेक पर दिखाई दे रहे हैं। तो माना जा रहा है कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का इसमें कंट्रीब्यूशन है। भारत में भी सर्दियों की शुरुआत नहीं हुई है, बट शायद उस एरिया में जो है काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, तभी जो है बर्ड्स जो है माइग्रेट कर कर यहाँ पर आ गए हैं। अगर आप देखोगे 50 माइग्रेटरी बर्ड्स जो है ऑलरेडी अक्टूबर 7 को चिल्का लेक में जो नल्ला बन्ना बर्ड सैंक्चुरी है वहाँ पर देखे गए हैं। अच्छा, अगर हम बात करें पिछले साल, तो पिछले साल आपको अक्टूबर के सेकेंड लास्ट वीक में जो है बेसिकली ये माइग्रेटरी बर्ड्स आते हुए दिखाई दिए थे। इस बार ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज की तरफ एक इंडिकेशन है जो दिखाता है कि ना सिर्फ हमारे वेदर पैटर्न्स बल्कि जो हमारे बायोसाइकिल्स हैं वो भी यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा अथॉरिटीज़ ने ये भी कहा है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो भी एक्चुअली डिसेंड नहीं हुए हैं, वो आपको ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं। तो अथॉरिटीज़ का कहना है कि क्योंकि अभी चिल्का लेक में जो पानी का लेवल है वो वेटलैंड के लेवल पर नहीं गया है, तो शायद बोट्स के द्वारा वेट किया जा रहा है। तो आप देख रहे हो हर चीज़ मिसमैच हो गई है, राइट है। साथ में देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर जो नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे उत्तराखंड में पहले फ्लैश फ्लड आया, सिक्किम में फ्लैश फ्लड आया, मे बी ये नेचुरल डिजास्टर भी जो है इन बर्ड्स के माइग्रेशन को जो है एक तरीके से डायरेक्ट कर रहे हैं। उन नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी ऐसा देखने को मिल रहा है। दूसरा फैक्टर हो सकता है फूड की अवेलेबिलिटी, हो सकता है उस एरिया में फूड बहुत कम हो तो इसलिए बर्ड्स जो है चिल्का लेक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हों। देयर कुड बी एनी रीजन, राइट। बट हाँ, ये एविडेंट है कि क्लाइमेट चेंज इस दुनिया में हर एक जीवन पर, हर एक लाइफ पर अफेक्ट तो डाल रहा है। करेक्ट है। तो इस तरह के टॉपिक जो है प्रीलिम्स के लिए थोड़े से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नल्ला बन्ना जो बर्ड सेंचुरी है, जो चिल्का लेक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़कर रखिएगा। चलिए, यहाँ पे हमारा डिस्कशन एंड होता है। आई होप कि आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा एंड आई होप कि क्वालिटी कंटेंट जो UPSC के लिए ज़रूरी होता है वो आपको इस क्लास से मिला होगा एंड काफ़ी सारी न्यू इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। मैं क्लास को एंड करती हूँ, बट उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहती हूँ। 15 अक्टूबर को हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। आप जितने भी मंथ के लिए लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली प्लान जो है सिलेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। बैच में एडमिशन लेना है, मुझे ज़रूर उससे पहले जो है आप पिंग कर दीजिएगा UPSC विद प्राची पर, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल prachi.chaudhary46 पर भी मुझे पिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे स्टडी IQ की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे बैचेस के बारे में, क्लासेस के बारे में, नोट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। चलिए, अपना बेहद ध्यान रखिएगा। मैं जल्द मिलूंगी दूसरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीकली करंट अफेयर के साथ, और तब जो है हम फिर से एक इंटरेस्टिंग क्लास करेंगे। बट अगर आपने पिछले हफ्ते के साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीकली करंट अफेयर को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि जो साइंस की फील्ड में 3 नोबेल प्राइज़ हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन, उसको मैंने बहुत डिटेल में वहाँ पे कवर किया हुआ है एंड उनको जो है बेसिकली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, राइट है। चलिए, अपना बेहद ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं एंड यस, जल्दी मिलेंगे। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।